अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपको आवाज़ आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं 5 मिनट और। जी ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग रिसर्च पढ़ा था, ठीक है। अभी उसकी दो से तीन स्लाइड्स रह गई थी, वो भी मैं आपको आज अभी बता देती हूँ, उसको उनको दे देती हूँ। और आज जो हमने नया स्टार्ट करना है यूनिट 1 का ही लेक्चर 2 है हमारा, ठीक है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज, आज हम ये स्टार्ट करेंगे। ओके, उसमें सिर्फ हमारी 2 से 3 स्लाइड्स जो थी वो ये थी। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा ज़ुबानी बता देती हूँ, तब तक दूसरे स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। और ये मैं आपकी सीआर ने मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया, और मैं चाह रही थी कि वो मुझसे कांटेक्ट करे और मैं आपको पीपीटीज जो सी हैं वो शेयर कर दूँ, ठीक है। और कौन सीआर का क्या नाम है आपकी? ओके, हमारा जो था वो लास्ट में ये हमारी 2 स्लाइड्स थी जो रह गई थी, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। आप क्या जानते हैं इसके बारे में, बताएं मुझे। क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में क्या कौन, महविश आप बताएं। ओके, अली हमजा ने भी कांटेक्ट नहीं किया मेरे से। ओके, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगी, आप उनको मैसेज दे देना कि वो मुझे अपनी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपने बनाना है, ठीक है, ताकि मैं ये पीपीटी शेयर कर दूँ। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का नाम सुना होगा आपने, कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? गुड आफ्टरनून, वालेकुम अस्सलाम। ओके, मैं आपको बता देती हूँ, आवाज़ आ रही है ना मेरी? ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताती हूँ, ठीक है। फिर हम इसकी डिटेल्स में, मैंने इसकी अलग पीपीटीज हैं और वो मैं आपको अलग से इसको डिटेल में इसकी टाइप्स आगे क्या क्या है, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन आज एक मैं लाइट सा टच दे रही हूँ। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट एंड इट इज एप्लीकेबल टू फिनोमिना दैट कैन बी एक्सपोज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। आप इस वर्ड से ही इसका अंदाज़ा लगाएं, इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो क्वांटिटी से है ना, तो जो चीज़ हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और जिसको हम स्टैटिस्टिकली एनालाइज करेंगे,
ठीक है। रिसर्च में जो फाइंडिंग्स हमारे पास डेटा को आएगा, उसको जब हम कलेक्टेड डेटा है उसको हमने स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में आप क्या बताएंगे? आप लोग भी कुछ अपना शेयर करें। वर्दा आप बताओ, क्या टाइप, कोई एग्जाम्पल दो मुझे ज़रा क्वांटिटेटिव की। बेटा स्लाइड शो भी मैंने ये आज नया जो लेक्चर है वो भी स्टार्ट करना है। अभी मैं आपको जो प्रीवियस लेक्चर दिया था उसके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ। ठीक है। ठीक बता रही है महविश ने, ठीक बताया कि क्वांटिटी में नंबर्स क्वांटिटी होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि वेट, हाइट, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब जो सा है ये आएंगे क्वांटिटेटिव में। और क्वालिटेटिव में जब हमने क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी देखनी है, ठीक है, वो और उसमें क्वालिटीज आएंगे, उसमें हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है और एनालाइज कर देना है। ठीक है। हमने उसको स्टैटिस्टिकली जो सा वो एनालाइज नहीं कर सकते, हम उसको बस ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, वो होता है क्वालिटेटिव। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कलर्स, ठीक है, और किसी भी चीज़ की क्वालिटी के लिए और क्या होगा क्वालिटेटिव की, आप में से कोई दे एग्जाम्पल। पेन स्केल का, ठीक है, क्वांटिटेटिव में आता है। ठीक है, सही बता रही हो वर्दा आप। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोगों ने इसमें आपको थोड़ा सा मैं डिफरेंस भी बता देती हूँ। ठीक है, दोनों में क्या क्या होता है वो मैं आपको एक अलग पीपीटी है वो शेयर करूँगी आपसे। ठीक है। और आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स करने हैं वो अपनी क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है। ठीक है, आपको इसके बारे में अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। आज हाँ, कलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। अच्छा जी, 15 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। अब अभी 15 आए हैं, बाकी ग्रुप में आप शेयर कर दो कि सब लोग ऑनलाइन आ जाएं जल्दी से। ठीक है। ठीक है, आज का हमारा जो है लेक्चर वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सोर्सेज ऑफ नॉलेज। At the end of this session, the students will be able to understand different sources of knowledge. Acquiring knowledge in nursing. Acquiring knowledge in nursing is essential for the delivery of quality, safe patient and family nursing care. Some key questions about knowledge include the following. What is knowledge? How is knowledge acquired in nursing? Is most of the nursing knowledge based on research? Where this knowledge ultimately comes from? ठीक है, ये सब क्वेश्चंस अराइज होते हैं। अच्छा जी, जो फंडामेंटल सोर्सेज हैं नॉलेज के वो यहाँ लिस्ट किए हुए हैं। ठीक है। नंबर 1 ट्रेडिशंस, नंबर 2 अथॉरिटी, नंबर 3 बोरोइंग, नंबर 4 रोल मॉडलिंग, नंबर 5 पर्सनल एक्सपीरियंस, नंबर 5 ट्रायल एंड एरर, नंबर 6 इंट्यूशन एंड नंबर 7 लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये सब फंडामेंटल सोर्सेज हैं नॉलेज के। ठीक है, ये सब आपको मैं डिटेल से बताती हूँ। ओके, सबसे पहले हम, अच्छा ये कुछ मेथड्स हैं एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू, ये यहाँ ना स्टार्ट में मेथड आएगा। ठीक है, मेथड एक्वायरिंग, मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम नॉलेज हासिल करते हैं इन नर्सिंग रिसर्च, थ्रू नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड होता है और रिसर्च मेथड होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो ये हमारे फंडामेंटल सोर्सेज थे उसको डिस्कस कर लें। ठीक है, ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन क्या होता है?
This represents knowledge based on truths and beliefs that come from customs and trends. Traditions from the past is communicated to the present, which is effective in different nursing practices. जैसे कि हमारे प्रीवियस जो भी हमारे सीनियर्स थे, हमारी जो स्टाफ नर्सेज, हेड नर्सेज जो क्लिनिकल प्लेस पे जैसे भी काम कर रही हैं वो, ठीक है, जो जो प्रैक्टिस उनकी थी और वही प्रैक्टिस को आज हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रेडिशन आ गया कि वो इफेक्टिव भी थी, ठीक है। बेशक आज की मॉडर्न नर्सिंग को अगर हम ले लें तो, लेकिन अगर हम उससे अगर वो चीज़ भी देखें तो वो इफेक्टिव थी, तो हम उसको फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। अगर आप एक वार्ड में गए हैं और आप देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ ये चार्ट ऐसे बनाते थे, ठीक है, और आपके सीनियर आपको बताएंगे कि आपने अब ड्यूटी करनी है यहाँ और ये चार्ट ऐसे बनाना है, टेम्परेचर चार्ट को ऐसे आपने मार्क करना है, यहाँ टेम्परेचर मार्क करना है, यहाँ वाइटल साइंस वगैरह, ठीक है। तो आप जो अपने जूनियर्स हैं उनको भी वैसे ही बताते रहेंगे, ठीक है, और जो एक आइडियल चीज़ है उसको लेके चलते रहेंगे, तो ये ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। Okay, for example, many health policies and procedures have traditional ideas, ठीक है। जैसे कि कुछ हेल्थ पॉलिसीज होती हैं, किसी भी हॉस्पिटल की कुछ पॉलिसीज होती हैं और कुछ नर्सिंग प्रोसीजर्स को देख ली, ठीक है, तो वो ये ट्रेडिशनल आइडियाज में आते हैं, ठीक है। Traditions can positively influence nursing practice because they were developed from effective past experiences. However, traditions also can narrow and limit the knowledge sought for nursing practice, ठीक है। ट्रेडिशन जो हैं वो इफेक्टिव होते हैं, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं नर्सिंग प्रैक्टिस को, लेकिन ठीक है ट्रेडिशन जो हैं वो कुछ देखिए नैरो भी होते जाएंगे ना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस को नैरो करेंगे वो, क्योंकि और नॉलेज को भी लिमिट करेंगे, इसलिए कि देखें अगर हम एक बात करें, टेम्परेचर ट्रे बनाते थे हम, ठीक है, आज के जब हम हॉस्पिटल्स जाएं तो वो सोल्यूशन हमें बिल्कुल रेडी मिलता है, रेडी टू यूज़, ठीक है। तो हम जब पहले हम लोग जॉब करते थे, ट्रेनिंग में थे, तो तब हम लोग सोल्यूशन को तैयार करते थे डेटॉल का, ठीक है, और वो पूरी एक उसकी रेशो होती थी, इतना डेटॉल डालना है, इतना वाटर उसमें डालना है, तो उससे ये पता चलता है कि वो चीज़ भी इफेक्टिव थी, ठीक है। लेकिन आज की जो चीज़ हमें मिल रही है, हमें रेडी टू यूज़ मिल रही है, ठीक है, हमने उसी तरह उसको बॉटल में बल्कि अब सबसे पहले तो ये कि टेम्परेचर के लिए हम थर्मामीटर ही सबका सेपरेट, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है, उन्होंने कहा था ठीक है जो एक नर्स के पास थर्मामीटर है वही सब पेशेंट्स पे उसने यूज़ करना है, ठीक है। ये हमारे ट्रेडिशंस थे और हम उस ट्रे में उसको उस बॉटल में डिप करके फिर उसको वाटर सोल्यूशन में डिप करके, प्लेन वाटर सोल्यूशन में, और फिर हम स्वैब से ड्राई करके फिर पेशेंट के एक्जिला में रखते थे। लेकिन आज में क्या है कि हर पेशेंट का अलग अलग थर्मामीटर है, ठीक है, इसके अलावा उसको भी हम लोगों ने एक सोल्यूशन रेडी टू यूज़ होता है उसको उसमें डिप करके और बस उसी पेशेंट पे यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें चेंज आया है हमारी प्रैक्टिस में, लेकिन वो भी इफेक्टिव थी, हम उसको गलत नहीं कहेंगे, वो भी उस ज़माने के लिहाज से जो चीज़ जितने रिसोर्सेज थे उस पर रह के हम काम कर रहे थे। अच्छा जी, उन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दी है, नर्सिंग यूनिट्स आर फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज्ड एंड रन अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स एंड ट्रेडिशंस दैट मे नॉट बी एफिशिएंट और इफेक्टिव। Often these traditions are neither questioned nor changed because they have existed for years and are frequently supported by those with power and authority. Nursing's body of knowledge needs to be more evidence-based than traditional if nurses are to have a powerful impact on patients' outcome. Okay, number 2, authority. ठीक है, authority wisdom is defined as a person with expertise and power who is able to influence opinion and behavior. ठीक है, अथॉरिटी क्या है कि ये हम कोई एक्सपर्टी अगर किसी नर्स में कोई एक्सपर्टी है और पावर है और वो अपने बिहेवियर से और अपने जो उनसे ओपिनियन से लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नर्सेज हु हैव इनफ नॉलेज एंड पब्लिश आर्टिकल्स एंड बुक्स आर कंसीडर्ड एज अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि एक नर्स जो कि उसके पास किसी भी चीज़ का नॉलेज है, किसी भी नर्सिंग स्किल का ले लें, ठीक है, तो उसके पास इनफ नॉलेज है और उसने अपने आर्टिकल्स या बुक्स जो उनसे पब्लिश की हैं तो उससे यही
आपको पता चलेगा ना किसके पास एक हाई अमाउंट ऑफ नॉलेज है, तो हम उसको कहेंगे कि ये अथॉरिटी है, ठीक है, इसको पता है, इससे नॉलेज आप लो, ठीक है, यानी कि दिस इज अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ नॉलेज। Students usually view their instructor as authorities. In clinical nursing, experts are considered authorities within the clinical practice setting. यानी कि students जो अपने clinical instructor से या जो experts होते हैं nursing experts उनसे जो है वो उसको follow करते हैं, ठीक है, और अपनी authority समझते हैं ना कि ठीक है ना ये authority है बंदा, ठीक है, और मैं इसको follow करूँगा, ठीक है। मुझे अगर कोई चीज़ नहीं पता, कोई नर्सिंग प्रोसीजर की नहीं समझ आ रही, तो मैं इनसे पूछूंगा और ये मुझे ठीक से बताएंगे, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट नर्सेज विद अथॉरिटी टीच एंड प्रैक्टिस बेस्ड ऑन रिसर्च एविडेंस वर्सेस बीइंग बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। उन्होंने कहा कि इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट नर्सेज विद अथॉरिटी टीच एंड प्रैक्टिस बेस्ड ऑन रिसर्च एविडेंस, ठीक है। जो अथॉरिटी है, नर्सेज जो है वो टीच करती हैं और प्रैक्टिस जो होती है उनकी रिसर्च एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है, ठीक है, और कस्टम्स और ट्रेडिशन से बेहतर अथॉरिटी होती है, ठीक है, इसलिए कि वो एविडेंस बेस्ड होती है, उसके पास एक एम्पिरिकल नॉलेज होता है, ठीक है। ओके, ट्रेडिशंस तो पुरानी चीज़ों को हम फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी में हम जो अपने जिस क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर को या नर्सिंग इंस्ट्रक्टर या नर्सिंग एक्सपर्ट को हम फॉलो करेंगे तो वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, उसके पास क्या एम्पिरिकल नॉलेज होगा। बोरिंग, नंबर 3 बोरिंग, ठीक है। बोरिंग से आपको क्या समझ आती है, इसका क्या वर्ड मीनिंग क्या है? किसी से बोरो करना, किसी से कोई चीज़ उधार ले लेना, ठीक है, लेकिन यहाँ हम बोरिंग का मतलब भी यही है, लेकिन हम दूसरी फील्ड में से नर्सिंग हमने रिसर्च अपनी करनी है, लेकिन मैं दूसरों की रिसर्च को भी यूज़ करूँगी, दूसरों की फील्ड में जो रिसर्च हुई है, अगर वो कोई स्टूडेंट अगर मैं कोई एक रिसर्च कर रही हूँ डायलिसिस पेशेंट पे, तो मैं नेफ्रोलॉजी पे जो आर्टिकल्स हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट ने किसी ने नेफ्रोलॉजिस्ट या किसी और फील्ड से रिलेटेड लोगों ने जिस पे स्टडी की है, तो मैं उसको बोरो करूँगी, अपनी स्टडी में यूज़ करूँगी वो आर्टिकल्स, ठीक है, तो इसको बोरोइंग कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नॉलेज टेकन फ्रॉम अदर फील्ड्स एंड यूटिलाइज्ड इन नर्सिंग प्रोफेशन। जैसे कि मैं डायलिसिस पेशेंट की बात करूँगी और उस पर मैं कहूँगी कि मैंने इसकी डाइट को देखना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके ज़हन में क्या आती है डाइट से? न्यूट्रिशनिस्ट का, ठीक है, कि न्यूट्रिशन कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल न्यूट्रिशन में क्या क्या होना चाहिए डायलिसिस पेशेंट की। तो मैं सबसे पहले आर्टिकल खोलूँगी और जो आर्टिकल खोलूँगी न्यूट्रिशन वाला, वो किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने की होगी स्टडी, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि फिर मैं वो उनकी स्टडी में जो लिटरेचर होगा वो लूँगी और अपनी स्टडी में यूज़ करूँगी, ठीक है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? सिमरा, हीरा, नुजरत, वर्दा, आपको समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन है अभी तक जितना पढ़े? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप वर्दा, ठीक है। आप पैथोलॉजी से नॉलेज भी जो है वो ज़रूरी है पेशेंट की डिजीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही कोई पैथोलॉजिस्ट ने स्टडी की है, कोई डेंटिस्ट ने की है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट ने की है, कोई फिजिशियन ने किया, तो हम सारी स्टडीज़ हम उनसे बोरो करते हैं, ठीक है ना, नॉलेज। ओके, उन्होंने एग्जांपल दी है नॉलेज फ्रॉम मेडिसिन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। For example, some nurses have used the medical model to guide their nursing practice, thus focusing on the diagnosis and treatment of disease. वही चीज़ें जो मैंने बता दी हैं। रोल मॉडलिंग सिंपल समझ आ रही है, ठीक है ना, ये क्या है? ये भी एक सोर्स है नॉलेज का। रोल मॉडलिंग इज लर्निंग वेयर नोवाइस नर्सेज होती हैं जो अभी बिल्कुल न्यूली ज्वाइन करती हैं, ठीक है, वो बिल्कुल न्यूली जो नर्सेज हैं उनको कहेंगे नोवाइस नर्सेज। इमिटेट का मतलब होता है कि कॉपी करना, ठीक है। नोवाइस नर्सेज इमिटेट एक्सपर्ट नर्सेज थ्रू इंटरेक्शंस, यानी कि आप जब क्लिनिकल प्लेस पे जाते हैं, बिल्कुल आपका स्टार्ट है क्लिनिकल का, एज अ स्टूडेंट आपने ज्वाइन किया है, जैसे
ठीक है, तो आप पहली बार वार्ड में गए और आप वहाँ किसी एक्सपर्ट नर्स से मिले, तो आप उसको फॉलो करेंगे और जिस तरह वो काम करेगी, जिस तरह उसने IV लाइन सेव की, जिस तरह से वो टेम्परेचर चार्ट को मेंटेन कर रही है या इनटेक इन आउटपुट चार्ट को मेंटेन करे, तो आप उस तरह से करेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे, और अगर जो उसमें से आपको लगेगी जो बहुत अच्छा काम कर रही है, आप उसको रोल मॉडल बना लोगे। ऐसे ही है ना कि अगर आप कह रहे हो कि ये वाली हेड नर्स या ये वाली स्टाफ नर्स बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, तो आप उसको फॉलो करोगे और आप बस उसको रोल मॉडल बना के उस जिस तरह से वो काम कर रही है आप उसको फॉलो करते जाओगे। रोल मॉडल्स इंक्लूड एडमायर्ड टीचर्स, एक्सपर्ट क्लिनिशियंस, researchers, or those who inspire others through their example. ओके, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप बहुत कुछ गेन करते हैं। It is defined as gaining of knowledge by being personally involved in an event, a situation, or circumstances. For example, observing injection again and again in clinical setting helps nurses to learn how to inject medicine. ये आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम वार्ड में गई और मुझे बहुत डर लगता था कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाना है, मुझे IV इंजेक्शन से डरने लगता था, तो मैं कहती थी IV तो लगा देते हैं। अब मैं IM इंजेक्शन लगाने के लिए मैं सबसे पहले तो मैंने 3-4 बार, बल्कि ज़्यादा बार ही मैंने देखा वो कैसे लगा रही है मेरी सीनियर। अच्छा, जब उसने लगा लिया और जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया था और पूरी ड्यूटी में मैं उसके आसपास फिरती रही कि मरीज़ को कुछ हो ना जाए, मरीज़ बच गया ना, मैं बस ये देखना चाह, पता नहीं क्यों मुझे मेरा एक कॉन्सेप्ट था। तो फिर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी मैंने, कभी मतलब ऐसे किसी फैब्रिक पे नीडल करके प्रिक करके या मैट्रेस पे करके, तो मैं उसको मतलब प्रैक्टिस करती थी कि मैं भी IM इंजेक्शन लगाऊंगी। ये मेरा बिल्कुल जब मेरा प्रोबेशन चल रहा था, जब मैं नर्सिंग में आई थी तब की बात है, फर्स्ट 3 मंथ्स में। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तो वो इतना मेरा अच्छा, वो एक्सपीरियंस मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस टाइम वार्ड में कोई नहीं था और पेशेंट को पेन किलर लगाना था, वॉरेन इंजेक्शन लगाना था इंट्रामस्कुलर, तो मेल पेशेंट था और मैं बहुत डरी थी, लेकिन मैंने लगा दिया उस दिन, क्योंकि मैंने 4-5 बार देखा हुआ था पेशेंट्स को, सॉरी नर्सेस को, कि किस तरह वो लगा रही हैं, तो मैंने बहुत इंटरेस्ट लेके और बड़ी जिम्मेदार, लेकिन मैं डरी रही पूरी ड्यूटी पे। ठीक है, उन 8 आवर्स में खैर वो इंजेक्शन लग गया और जब मैंने पहली बार लगा लिया ना, उसके बाद से मैं फिर नहीं डरी। ठीक है, उसके बाद मेरी प्रैक्टिस हो गई अच्छी और फिर खैर फिर तो हर रोज़ 100 इंजेक्शन लगाते थे। तो ये होता है पर्सनल एक्सपीरियंस। जब आप फिर ठीक से ना, फिर आपको पता चलता है, अच्छा मैंने ये वाले मसल में लगाना है इंजेक्शन, और मैंने लास्ट इंजेक्शन मैंने इस ठीक से मैंने नीडल को कैसे, सिरिंज को किस एंगल पे रखना है, नीडल को किस एंगल पे रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो that was my personal experience. When in 1984 qualitative study to identify the levels of experience in the development of clinical knowledge and expertise, and these include novice, advanced beginner, competent, proficient and expert, ये levels हैं। ठीक है, एक ऑथर है, ये बैनर रिसर्चर है जिसने क्वालिटेटिव स्टडी की थी, और ये है डेवलपमेंट जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस, सबसे पहले नॉइस नर्सेज आती हैं, फिर उसके बाद वो जब एडवांस बिगिनर होते हैं, जब क्लिनिकल बेस पे जाते हैं, फर्स्ट इंट्रैक्शन जब होता है उनका वार्ड से, उसके बाद फिर वो कॉम्पिटेंसी लेते हैं किसी भी स्किल के, या नर्सिंग स्किल कोई भी ले लें, और फिर प्रोफिशिएंट होते हैं, और फिर वो लास्ट में एक्सपर्ट बन जाते हैं, जो फुल स्टाफ नर्स एक एक्सपर्ट स्टाफ नर्स बन जाती है। ओके, फिर ट्रायल एंड एरर is also a fundamental source of knowledge. It is defined as an approach with unknown outcome, which is used in a situation of uncertainty where other sources of knowledge are unavailable. Because each patient responds uniquely to a situation, there is uncertainty in nursing practice. Hence, nurses must use trial and error in providing nursing care. अच्छा, ट्रायल एंड एरर आपको पता चल रहा है कि सीखते हैं जैसे IV लाइन पास करनी। ठीक है, एक बार आपने
प्रिक किया, ठीक है, आपसे नहीं आईवेलेंसी हुई, फिर आपसे गलती हो गई, ठीक है, आप दोबारा ट्राई करेंगे, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, यानी कि आप सीखेंगे, आप अगर अनसक्सेसफुल होते हैं आप दोबारा से ट्राई करेंगे, ठीक है, तो आप उससे भी बहुत नॉलेज लेंगे कि ठीक है, अब मैंने ऐसा प्रिक नहीं, ऐसे करना है प्रिक, मैंने पहले बहुत सुपरफिशियल प्रिक कर दिया था या मैंने बहुत ज़्यादा डीप प्रिक कर दिया था, तो ये सब चीज़ें आपको नॉलेज होगा, ठीक है। विद दिस स्ट्रेटेजी, यानी कि ट्रायल एंड एरर स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, विद दिस स्ट्रेटेजी नॉलेज इज गेन फ्रॉम एक्सपीरियंस बट ऑफन इट इज नॉट शेयर्ड विद अदर्स। द ट्रायल एंड एरर अप्रोच टू एक्वायरिंग नॉलेज आल्सो कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, ऑब्वियसली ये टाइम कंज्यूमिंग होगी क्योंकि जब हमारे पास इन एमरजेंसी वार्ड हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है, कि हम ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते, वहाँ हमें एक एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत है। हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारी किसी वार्ड में ड्यूटी है, ठीक है, तो हम वहाँ ये काम सीखेंगे, ठीक है, तो हम एक बार हमसे नहीं लगा आई कैनुला जो होता है, तो हम सेकेंड टाइम फिर अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, फिर हमसे लग जाएगा, इसी तरह हम 1-2 बार फिर दोबारा प्रैक्टिस दूसरे पेशेंट पे भी कर ले तो हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बिकॉज यू मे इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरवेंशंस बिफोर फाइंडिंग वन दैट इज इफेक्टिव। There also is a risk. There is also a risk of implementing nursing actions that are detrimental to a patient's health. ठीक है, ये आपको पता है कि रिस्की है ये, क्योंकि हम उसको मल्टीपल ट्रिक्स देंगे या कोई भी एक स्किल ले लें, कोई भी इंटरवेंशन ले लें, तो हम मल्टीपल टाइम से अब उस पेशेंट पे करेंगे, ट्रायल बार बार करेंगे, तो मरीज के लिए ये हार्मफुल है, ठीक है। If studies are conducted on nursing intervention, selection and implementation of intervention need to be based on scientific knowledge rather than on trial and error. Okay, intuitions, ठीक है, intuition से क्या मतलब है इसका? मिशाल आप दो। इंट्यूशन से क्या मतलब समझ आता है? हीरा आप बताओ। रोलिका बेटा जल्दी से रिप्लाई किया करो जब मैं आपको बुलाऊं। जजमेंट क्या देखिए, ये इंट्यूशन जो होता है ये इनसाइट होती है, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन और इवेंट एज अ होल दैट यूजुअली कैन नॉट बी एक्सप्लेन लॉजिकली। हम उसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हम ये हमारी इनसाइट होती है, यानी कि गट फीलिंग, ठीक है, हम सोच लेंगे ठीक है ये ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, हाँ, जो पर्सन फील करे खुद से, ठीक है। और देखिए यहाँ नीचे एक वर्ड लिखे गट फीलिंग, ठीक है। Some nurses can intuitively recognize when a patient is experiencing a health crisis. Using this intuitive knowledge, these nurses can assess the patient's condition, intervene and contact the physician as needed for medical intervention. अच्छा जी, अब ये रीजनिंग आ गया। इट इज़ डिफाइंड एज प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू रीच कंक्लूजन, ठीक है। हम अपने आइडियाज़ को सबसे पहले तो प्रोसेस करते हैं और फिर ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है, एक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, ठीक है। और इसके दो टाइप्स हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग होता है स्पेसिफिक टू जर्नल और डिडक्टिव रीजनिंग होता है जर्नल टू स्पेसिफिक, ठीक है। इस एग्जांपल में आप डिटेल्स आगे बताती हूँ, फिर एग्जांपल देती हूँ। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज डेवलपिंग जनरलाइजेशंस फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। कुछ जर्नल चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से लेते हैं। एग्जाम्पल है कि जॉन इज एन एक्सीलेंट स्विमर, हिज फैमिली हैज अ स्विमिंग पूल।
जॉन सिस्टर मैरी मस्ट आल्सो बी एन एक्सीलेंट स्विमर, ठीक है। यानी कि एक स्पेसिफिक थी ना एक स्टेटमेंट कि जॉन जो है वो एक अच्छा स्विमर है, ठीक है। लेकिन और हाँ, इसकी फैमिली का स्विमिंग पूल है, ठीक है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि जॉन की बहन को भी स्विमिंग आती होगी, वो एक अच्छी स्विमर होगी, ठीक है। ओके, अच्छा जी। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन, वो कोई आ गया था। ठीक है, तो हम लोग एक देखिए यहाँ उसने कहा कि स्पेसिफिक टू जर्नल जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें, एक स्पेसिफिक चीज थी, जॉन इज एन एक्सीलेंट स्विमर, ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि जॉन एक अच्छा स्विमर है, और हम एक जर्नल चीज की तरफ जा रहे हैं कि जॉन की बहन भी एक अच्छी स्विमर होगी, ठीक है। और ऑल ब्राउन डॉग्स इन द पार्क टुडे आर स्मॉल डॉग्स, यानी कि जो ब्राउन डॉग्स हैं पार्क में वो स्मॉल डॉग्स हैं, इसलिए ऑल स्मॉल डॉग्स मस्ट बी ब्राउन, ठीक है। ये भी स्पेसिफिक टू जर्नल है। Deductive reasoning है, it is defined as developing specific predictions from journal principles, ठीक है। इसके मैं आपको एक इजी सी एग्जांपल ये दूंगी कि बैक बेंचर्स की, ठीक है। आप लोग जरा इंटरेस्ट से सुनेंगे ये चीज़ कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो मैं ये वैसे ही दे रही हूँ, ये मैं सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रही हूँ ऐसा, ठीक है। एक जर्नल बात कर रही हूँ कि मैं किसी भी टीचर का या मेरा कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, जो बैक बेंचर्स है ना वो मुझे असाइनमेंट टाइम से जमा नहीं करवाते या वो टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं लेते, ठीक है। तो क्या है कि ये एक मेरी जर्नल एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैं नाम लेके कहूंगी कि जो लास्ट में ये स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, ये तो टाइम से काम जमा ही नहीं करवाते मुझे, ओके। यानी कि मैंने उनको क्या कर दिया, मैंने स्पेसिफिक कर दिया है, ठीक है, कि ये 3-4 स्टूडेंट्स के नाम आपकी क्लास में जो भी वैसे में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स टाइम से काम जमा नहीं, क्योंकि ये बैक बेंचर्स हैं, ओके। ये मैं जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जा रही हूँ। अच्छा जी, एग्जांपल इसमें उन्होंने दिया कि जीना इज इन मिसेस जॉन्स क्लास, मिसेस जॉन्स क्लास इज इन द लाइब्रेरी, जीना विल बी इन द लाइब्रेरी, ओके। अनदर एग्जांपल इज ऑल नोबल गैसेस आर स्टेबल, ठीक है। ये तो आपको पता है ना कि ऑल जो नोबल गैसेस होती हैं वो स्टेबल होती हैं, तो हीलियम जो सी है वो नोबल गैस है, सो हीलियम इज स्टेबल, यानी कि हमने जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ गए हैं, ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ आ रही है ना? ओके, अच्छा जी, ये थे सोर्सेज ऑफ नॉलेज, फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब हम मेथड की बात करेंगे, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू नर्सिंग रिसर्च, ठीक है। सबसे पहले है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज रिगार्डिंग स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। ये क्यों होगा? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो नॉलेज किस तरह देगा हमें, इसलिए कि जब हम एक स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे कि हमने आप कोई एक प्रॉब्लम ले लें, कोई भी प्रॉब्लम ले लें, ठीक है, कोई इन्फेक्शियस या नीडल स्टिक इंजरी ले लें, ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है एक, ठीक है। इसको हम सोल्यूशन के लिए हम इसको मल्टीपल पहले तो हम इसका नॉलेज लेंगे कि ये है क्या, नीडल स्टिक इंजरी होती क्या है और इसकी क्या रेशो है पाकिस्तान में, हॉस्पिटल में क्या इसका, इस हॉस्पिटल में कितनी रेशो है उस हॉस्पिटल में, और कितने ऐसे इंसिडेंट्स हो गए हैं नर्सिस के साथ, ठीक है, नीडल रिलेटेड नीडल स्टिक इंजरी। तो हम इस प्रॉब्लम के लिए काफ़ी रिसर्च करेंगे, ठीक है, और नॉलेज लेंगे। तो दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी मेथड होगा तो वो नर्सिंग रिसर्च से हम बहुत नॉलेज लेंगे। इट इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, identification of the possible approaches to solve the problem, implementation of the approaches and evaluation of the goal achievement, ठीक है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, जैसे कि नीडल स्टिक इंजरी थी, फिर हमने गोल्स डेवलप कर दिए, ठीक है, सेट कर दिए गोल्स कि हमने ये गोल्स करने, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मेरे ये गोल्स हैं, ठीक है। फिर हमने पॉसिबल अप्रोचेस को आइडेंटिफाई किया टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें रख दी कि ठीक है ये ठीक है, ये सारी जो हैं
मेरे पास ये सॉल्यूशंस हैं जिनको मैं अप्रोच करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रोचेस एंड इवेल्युएशन ऑफ द गोल अचीवमेंट, यानी कि फिर मैंने इम्प्लीमेंट कर देनी है वो जो मैंने गोल सेट किए थे और जो मेरे पास स्ट्रेटेजीज थी वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दी, और फिर मैंने लास्ट में अपने गोल्स को अचीवमेंट के लिए उसको इवेलुएट कर लिया। ठीक है, कि क्या मैंने ये जो मैं चाहती थी, मेरे जो गोल्स थे, क्या मैंने वो अचीव कर लिए हैं। फिर मैंने लास्ट में इवेलुएशन की तरफ आ गई। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ लोग कह रहे हैं अटेंडेंस का। बेटा मैं देख लिया मैंने नाम आपका, ठीक है, मैं लगा दूंगी आपके, लेकिन ये कि बाकी सब लोग ऑनलाइन रहे, ठीक है। मैं अटेंडेंस लास्ट 10 मिनट्स में लूंगी सबकी। ओके, स्टेप्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के। प्रॉब्लम सबसे पहले तो हमने डिफाइन करना है। ये देखिए, ये एक साइकिल है पूरा, ठीक है। प्रॉब्लम डेफिनेशन, यानी कि प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर एनालाइज करना है प्रॉब्लम को, फिर उसके ये वही जो चीज़ है मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताई है, ये उसको एक डायग्राम की सूरत में, एक पिक्चर की सूरत में बस वो कर दिया, एक साइकिल दे दिया, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है पॉसिबल सोल्यूशन को, फिर एनालाइज करना है सोल्यूशंस को, फिर उसका बेस्ट सोल्यूशन जो सा है वो सिलेक्ट करना है, और फिर हमने इम्प्लीमेंट करना है सोल्यूशन को, देन इवेलुएट करना है प्रॉब्लम को। Okay, second is scientific method. Scientific method is a systematic method to acquire knowledge. It finds out some order in which the things are related together. Scientific methods implies on objective, logical and systematic method. A method free from personal bias or prejudice. अच्छा जी, साइंटिफिक मेथड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ कुछ हैं। ऑब्जेक्टिविटी और वैलिडिटी, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, यानी कि ठीक है सिस्टमेटिकली चलता है, यानी कि रिलायबिलिटी और टेस्टेबिलिटी। हाँ, बेस्ड ऑन ये मैं आपको ना डिटेल में अलग ही पीपीटी है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल से एक अलग पीपीटी है उसमें बताऊंगी। बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? मैंने 2-3 बार पहले भी वर्ड यूज किया एम्पिरिकल। समरा, अर्शद आप बताओ एम्पिरिकल नॉलेज क्या होता है? अच्छा जी, मैं बता देती हूँ आपको। एम्पिरिकल नॉलेज होता है जो किसी भी एक्सपीरियंस से या जो एक्सपीरियंस जो भी एक्सपीरियंस होगा ना और एविडेंस से लिया हो, वो होता है एम्पिरिकल नॉलेज या एम्पिरिकल एविडेंस, ठीक है। जो बहुत एक्सपीरियंस के बाद वो एविडेंस बनी हो चीज़। अच्छा जी, ये इसके स्टेप्स थे साइंटिफिक मेथड के, ठीक है। इसमें भी तकरीबन वही है, लेकिन थोड़ा सा देख लें आप, ये साइकिल थोड़ा सा चेंज है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट करना है अपने टॉपिक को या प्रॉब्लम को। फाइंड आउट द रेलिवेंट डेटा, रिव्यू द रिलेटेड लिटरेचर, और फिर क्या है जिस कंस्ट्रक्ट हाइपोथेसिस, और इसमें हाइपोथेसिस बनाना है आपने, ठीक है, कि मैं जो ये करना चाह रही हूँ या तो ये इसका रिजल्ट ये आएगा तो या ये आएगा, ये होता है हाइपोथेसिस। आइडेंटिफाई द स्टडी पॉपुलेशन एंड फाइंड आउट द मेथड, देन कलेक्ट द डेटा एंड देन एनालाइज द डेटा, और फाइनली कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स। एनालाइज द डेटा यानी कि रिजल्ट सब आपने दे देने हैं ना, उसके बाद जो फाइंडिंग्स आएंगी ना वो आपने डिसेमिनेट कर देनी है, यानी कि उसको कम्युनिकेट कर देना दूसरे लोगों तक, ठीक है। अच्छा जी, रिसर्च मेथड्स। A variety of research methods are needed to generate this knowledge. Quantitative, qualitative, and outcome research methods that are used to generate empirical knowledge for nursing practice, promoting an understanding of patients and families' experiences with health and illness, a common focus of qualitative research, ठीक है। इसमें यही है कि आपने जो रिसर्च मेथड, डिफरेंट रिसर्च मेथड है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, आउटकम रिसर्च है, ठीक है। उससे जो हम लोग एक एम्पिरिकल नॉलेज को जनरेट करने के लिए जो यूज़ करते हैं ना रिसर्चेस, वो देखें, वो एक हमारे पास ये भी
मेथड है बहुत बड़ा नॉलेज एक्वायर करने के लिए। हम डिफरेंट रिसर्चेस को उस टाइम पढ़ते हैं, डिफरेंट रिसर्चेस को सामने रख के फिर हम अपने स्टडी में वो यूज़ करके और फिर बाद में कंक्लूड करते हैं। अच्छा जी, फिर इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशंस टू प्रमोट पेशेंट्स हेल्थ, अ कॉमन फोकस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, providing quality, safe and cost-effective care within the healthcare system, a common focus of outcomes research. अच्छा जी, ये वही आउटकम रिसर्च का है कि जो क्या उसका पर्पस क्या है कि क्वालिटी, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव केयर हमने देनी है, ठीक है ना, हेल्थ केयर सिस्टम में। तो ये हम जो अपने रिसर्च मेथड से, या जैसे कह सकते हैं कि एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इसमें आ जाती है, ठीक है, कि हम अपने रिसर्च मेथड्स को सामने रख के एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे 3 हमारे पास मेथड्स, जिसमें हमने पढ़े रिसर्च मेथड और साइंटिफिक मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। और हमने फंडामेंटल सोर्सेज आज पढ़े हैं, जिसमें से मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इसमें से हमने पढ़ा है रोल मॉडलिंग, बोरिंग और रीजनिंग, और हमने क्या पढ़ा है इसके अलावा, इंट्यूशंस पढ़ा है, ओके। और इसके बाद हमारा आता है ट्रायल एंड एरर्स, पर्सनल एक्सपीरियंस, रोल मॉडलिंग, बोरोइंग, अथॉरिटी एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। ये सारे आज हमने जो हमारा लेक्चर था वो था सोर्सेज ऑफ नॉलेज, हमने नॉलेज किस किस तरह से हासिल करना है इन नर्सिंग प्रैक्टिस। तो आज सारा हमारा ये कंप्लीट हो गया है लेक्चर। तो आपको ठीक से समझ आया? किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं बाकी अटेंडेंस लेने लगी।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं ड्यूरिंग लेक्चर जो ऑनलाइन नहीं थे, वो अभी मुझे शो हो रहे हैं, लेकिन पहले शो नहीं हो रहे थे और अभी अटेंडेंस के टाइम में शो हो गए। एनीवेज, अली हमजा, आप CR हो, ठीक है, तो आप अभी मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है, और फिर मैं आपको ये लेक्चर्स वगैरह दूंगी, साथ साथ आप लोगों ने उसको रीड करना है, ठीक है, अच्छे से याद करना है और अपने बुक में से भी कंसल्ट करना है, ना सिर्फ इन PPTs को देखना है, आपने ये किसी भी बुक में से, ठीक है, मैं आपको बाउंड नहीं कर रही हूँ, आपने कोई भी बुक जो सी है नर्सिंग रिसर्च की, ठीक है, NAMC की ले लें या BT की ले लें, जो भी लेनी है, ठीक है, उससे आपने साथ साथ उसमें से भी पढ़ना है, ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ना है। और जब आपका यूनिट 1 यूनिट 2 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आपका टेस्ट लूँगी, तो इसलिए साथ साथ इसको अच्छे से पढ़ते रहना, ये ना कि इकट्ठा बर्डन फिर आपके ऊपर आ जाए और आपको कि जी इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं देना और ये, ठीक है। और फिर भी पुराने लेक्चर्स में से भी कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लिया करना। जो बच्चे रिप्लाई करते हैं ना टाइम से, वो बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं वो हमेशा वही वाले बच्चे बार बार मुझे रिप्लाई देते हैं, दूसरे लोग जिनसे मैं कहूँ भी ना, वो जो आगे से कोई रिप्लाई नहीं देते मुझे, ऐसा क्यों है? हमेशा इन बच्चों के टाइम से रिप्लाई आते हैं मुझे, वर्दा का, नुज़रत, महविश, सबा, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी मंडे को 12 to 1 क्लास है, ठीक है, तो तब हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 1 का। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।